ओके नाउ देखिए, हमारे पास जो नया टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पावर। यस, तो हम जब इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं ना, तो इलेक्ट्रिक करंट से हमें एक बात समझ में आती है, दैट इज फ्लो ऑफ चार्ज। यस, सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? तो आंसर इज फ्लो ऑफ चार्ज। नो, ये चार्ज फ्लो क्यों करता है? तो आंसर है कि ये चार्ज इसलिए फ्लो करता है कि बिकॉज इसको फ्लो करने के लिए हम एक इलेक्ट्रिकल प्रेशर यानी कि एक पोटेंशियल डिफरेंस, एक बैटरी से हम एक पोटेंशियल डिफरेंस कंटिन्यू सप्लाई करते हैं। एक बैटरी से हम कंटिन्यू पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाई करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन एक सर्किट में वायर के थ्रू मूव करता है। अच्छा, ये वायर को मूव कराने के लिए एक फोर्स की नीड पड़ी। वो फोर्स किसने दिया? बैटरी ने, है? अच्छा, ये जो फोर्स बैटरी ने दिया, इस बैटरी की फोर्स को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF, जो आगे आपके चैप्टर में आएगी, 13 चैप्टर में। लेकिन जो बैटरी इलेक्ट्रॉन को फोर्स लगाती है और इलेक्ट्रॉन मूव करता है, फिर मूव करने के बाद ये अलग अलग अप्लायंसेस में एंटर करता है, फिर वहाँ से होते हुए अपना काम करके लौटता है। तो हमने क्या नोट करेंगे कि हम इलेक्ट्रॉन को जब तक फोर्स लगाएंगे, इलेक्ट्रॉन तब तक मूव करेगा। कहने का मतलब कि अगर हम सर्किट में बैटरी को 1 घंटे के लिए लगाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन भी 1 घंटे तक मूव करेगा। 2 घंटे के लिए लगाएंगे तो इलेक्ट्रॉन भी 2 घंटों के लिए मूव करेगा। 3 घंटे के लिए लगाएंगे तो इलेक्ट्रॉन भी 3 आवर्स के लिए कंटिन्यू मूव करेगा। तो हम जब तक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाएंगे, वो तब तक मूव करेगा। नाउ 9th क्लास में हमने पढ़ा कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं और वो मूव करता है, तो हम इसे क्या कहते हैं? वर्क डन। तो सिंपल मीनिंग में कि जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो ये कुछ वर्क करता है। हाँ, हम कुछ इलेक्ट्रॉन पे वर्क करते हैं, इलेक्ट्रॉन भी करता है, तो वो कंटिन्यू सर्किट में फ्लो करता है। नाउ इलेक्ट्रॉन ये सर्किट में तभी तक वर्क करेगा जब तक हम पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाई करते रहेंगे। मतलब क्या कि अब इलेक्ट्रॉन को हमने 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, हमें नहीं पता, हम उसको कितने टाइम तक भी वर्क करा सकते हैं, जब तक चाहें उतने टाइम के लिए वर्क करा सकते हैं। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन को T टाइम तक वर्क कराएं, मतलब T सेकेंड तक W वर्क कराया, तो 1 सेकेंड में कितना वर्क करेगा? तो 1 सेकेंड में वर्क करेगा ये W/T। क्यों? क्योंकि T सेकेंड को 1 सेकेंड बनाने के लिए T से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। और 1 सेकेंड में अगर वो बहुत ज़्यादा वर्क करता है, तो हम कहेंगे कि उसकी काम करने की जो पावर है वो काफ़ी ज़्यादा है। और उसके काम करने की पावर को हम किस में बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पावर में। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक पावर? सो द आंसर इज वर्क डन पर यूनिट टाइम। अब ये वर्क डन हमने एक बार और पढ़ा था पोटेंशियल डिफरेंस में, एंड वो क्या पढ़ा था हमने पढ़ा था कि पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क डन कितना हो जाएगा? सो द वर्क डन विल बी V into Q। अब इसी वर्क डन को हम VQ से यहाँ पर रिप्लेस कर लेते हैं। सो हमें क्या मिल जाएगा? वी विल गेट P इक्वल्स टू VQ/T। नाउ टाइम, जब एक चार्ज मूव करता है, कुछ टाइम लेता है, तो वो क्या बनाता है? तो आंसर इलेक्ट्रिक करंट। तो Q/T इज योर इलेक्ट्रिक करंट। सो इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज V into I, वेयर I is Q/T, rate of flow of charge. So this is your work done per unit time. That is your power, electric power. So what is electric power? So the answer is work done per unit time, or you can say this is your electric power. Basically पावर की जनरल डेफिनेशन क्या होती है? पावर की जनरल डेफिनेशन होती है वर्क डन पर यूनिट
टाइम। ठीक, ओके ओके। यहां से समझिए कि जो हमने इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला लिखा है P इक्वल्स टू V इंटू आई, इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज P, V की जगह पे I इंटू आर इंटू आई, दिस विल बी आई स्क्वायर आर। एक ये भी लिख सकते हैं, दूसरा इस I को रिप्लेस करके V अपॉन आर, सो P इक्वल्स टू V इंटू V अपॉन आर यूजिंग ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है? V इक्वल्स टू आई आर, सो I विल बी V अपॉन आर एंड दिस विल बी योर V स्क्वायर अपॉन आर। तो हमारे पास इसके दो फॉर्मूले हो गए, 1 2 3 4। अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। तो देखिए एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, कि इलेक्ट्रिक पावर को किस में नापना है ये हमें पता होना जरूरी है। तो किस में नापना है? फॉर्मूला देखो क्या बनता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम, मतलब जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड। लेकिन जो हम यूज करते हैं फ्रिक्वेंटली दैट इज योर वॉट, ये कैपिटल W, ये वॉट। तो उनके नाम पर ये यूनिट रखी गई है, इसलिए ये कैपिटल में लिखी गई है W। ओके, अब हम इसी को आगे कैरी करते हैं। देखिए क्या हमारे पास आ जाएगा। तो पावर को हम वॉट में मेजर करेंगे। सेकंड थिंग, यहाँ से वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा? तो हम यहाँ से वर्क डन को लिख सकते हैं W इक्वल्स टू P इंटू टी। और यही क्या होता है? तो आंसर है कि जब हम किसी वर्क डन की बात करते हैं तो वर्क डन होता है एनर्जी के इक्वल। तो ये और क्या है? तो आंसर है एनर्जी कंज्यूम्ड बाय इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। हमने एक सर्किट में एक बल्ब लगाया और हमने उसमें बैटरी सप्लाई से करंट दिया, तो वो कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा, इट डिपेंड्स ऑन कि बल्ब की पावर रेटिंग कितनी है और हम कितनी देर तक उस बल्ब को जला के रखते हैं। जला के रखना मतलब करंट सप्लाई करते हैं। तो हम जितनी देर तक उसमें करंट सप्लाई करेंगे उतना ज़्यादा पावर वाला बल्ब उतनी ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा। और आपके घर में बिजली का बिल, मीटर में बिल जो आता है वो उसी वजह से आता है। तो E इक्वल्स पी टी, ये क्या है? एनर्जी कंज्यूम्ड बाय इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ऑफ पावर P, कंज्यूम्ड बाय इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ऑफ पावर P। ये जितनी पावर होगी उतनी एनर्जी वो कंज्यूम करेगा। अब ना हमारे पास एक प्रॉब्लम आ जाती है। हम जानते हैं कि एनर्जी की ऐसा यूनिट तो जूल होती है, पावर की वॉट, टाइम की सेकंड। देखो अगर हम एक एक सेकंड का हिसाब रखने रखे कि हमारे घर में एक एक सेकंड के हिसाब से बताओ कि बिजली का बिल कितना आया, तो वो कितना होगा? लेट्स वी सी। देखो वो कितना होगा। तो A इक्वल्स P इंटू टी। हम इसको अगर किलोवाट आवर लिखते हैं, क्योंकि एनर्जी की यूनिट हम यहां से लिख सकते हैं वॉट का कैपिटल, जो हम बड़े यूनिट में जाएंगे इट विल बी किलोवाट, बिकॉज इन 1 किलोवाट देयर इज 1000 वॉट। और हम जानते हैं कि 1 आवर में 600 सेकेंड होते हैं। मान लो कि हमारे घर में एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ने 1 घंटे तक इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ किया और उसकी पावर कितनी थी? 1 किलोवाट। तो एनर्जी टोटल कितनी हो गई? लेट्स वी सी। तो किलोवाट आवर में देखेंगे तो 1 किलोवाट आवर, और ये टाइम कितना था? 1 आवर। ठीक, 1 घंटे तक 1 किलोवाट वाला इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस वर्क करता है। तो ये कितना हो जाएगा? 1000 वॉट। 1 आवर की जगह पर 3600 सेकेंड। कितना हो जाएगा ये? 3250। तो 36 इंटू
10⁵ वॉट सेकेंड या जूल। इसी को हम अगर पॉइंट में कर लें तो 10⁶ जूल हो जाएगा, क्योंकि 36 को हम लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10। ठीक, 3.6 इंटू 10 और 10⁵ ऑलरेडी है, तो दोनों की पावर मिलके ऐड हो जाएंगी, तो 10⁶ जूल। सोचो, क्या हम अपने घर में बिजली का बिल इतना बोले? ये तो लाखों में चले गया, करोड़ों में चले गया। 36 लाख और 3 करोड़, इतना जूल हमने खर्च किया है। ये नंबर बोलने में बहुत ज़्यादा बड़ा होगा और एक पेक्यूलर नंबर होता है, एक अजीब नंबर होता है। इसीलिए हम इसको ऐसा ना बोलने की बजाय सिंपल बोलते हैं, हमारे घर में बिजली का बिल 1 किलोवाट आवर आया है। और इसी को हम ऐसे नहीं, हम जो कमर्शियल यूज़ करते हैं इसका, जो घरों में बिजली के बिल को बोलने का तरीका, या नॉर्मली कहीं भी जाते हैं तो वहाँ पर कमर्शियल यूज़ क्या होता है इसका, कमर्शियल यूज़ या कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। जैसे घरों में बिजली का बिल आया, किसी शॉप पर आ गया, किसी इंडस्ट्री में आ गया, तो हम उसको किस तरह से बोलेंगे? सो 1 किलोवाट आवर को हम कहेंगे 1 यूनिट, कि हमारे घर में इतना यूनिट बिजली का बिल आया, उतना यूनिट बिजली का बिल आया। सो 1 यूनिट का मतलब 1 किलोवाट आवर, 1 आवर तक 1 किलोवाट पावर वाला डिवाइस यूज़ किया गया। ठीक है, ओके। इसके बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल करेंगे तो हम इसको और समझ जाएंगे। ओके, लेट्स बी सी। ओके, सो क्वेश्चन देखिए एक बार। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट जनरेटर। हमने एक सोर्स लिया जो 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाई करता है, और वो सोर्स कौन है? जनरेटर। इसके थ्रू एक बल्ब को हम ग्लो कराते हैं, उसको काम कराते हैं, और उसमें जो करंट सप्लाई हो रही है इतने पोटेंशियल डिफरेंस से, वो है 50 एम्पियर की। तो इन्होंने पूछा है कि व्हाट इज़ द पावर ऑफ द बल्ब। तो अगर एक बल्ब को हम ग्लो कराते हैं, वर्क कराते हैं 220 वोल्ट सप्लाई देके, और 220 वोल्ट सप्लाई देने पर जो करंट है वो 0.50 एम्पियर है, 0.50 एम्पियर। ठीक, तो इतने करंट जाने पर उस बल्ब की पावर बताइए कि उस बल्ब की पावर कितनी है जो इतनी सप्लाई लेता है और करंट को इतना अलाउ करता है। देखिए, पावर निकालने का फॉर्मूला क्या है? वर्क डन पर यूनिट टाइम। नाउ टेल मी, यहाँ पर आपको इसमें से कोई भी डाटा गिवन नहीं है। जो डाटा गिवन है वो आपके पास 220 वोल्ट सप्लाई है और करंट, मतलब V और I का डाटा। So we can write it as V into I, and V is your 220 volt and I is your 0.50, and जो आपका आंसर आएगा वो आपका एक फाइनल आंसर होगा। ठीक है, 110 वॉट, ये आपके पास। ठीक है, तो ये आपके पास होगी इस बल्ब की पावर जो 220 वोल्ट पर इतनी करंट को अलाउ करता है सर्किट में। क्योंकि ये करंट जो सर्किट में आ रही है वो डिमांड किसकी है? वो डिमांड है इस बल्ब की। ये बल्ब चाहता है कि इतनी करंट आए, क्योंकि बल्ब का कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो वो बल्ब अपने रेजिस्टेंस की वजह से इस करंट को इतना सप्लाई करता है, इतना उसमें से अलाउ करवाता है। ठीक है, क्योंकि अगर वो बल्ब की जगह कोई और दूसरा डिवाइस होता तो करंट सर्किट में दूसरी सप्लाई होती। ठीक है, ओके। सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये क्या होता है, थोड़ा सा इसको ध्यान समझिए। देखिए, क्या है ना कि जब हम किसी भी डिवाइस को काम कराना चाहते हैं तो उसके लिए हमें बैटरी से एक पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कराना होता है, और उसकी वजह से एक करंट फ्लो होती है सर्किट में। और उस करंट का मतलब क्या कि फ्लो ऑफ चार्ज। उस फ्लो ऑफ चार्ज को जो हमारे पास लोड होता है, जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होता है, वो उसको यूज़ करता है। अब हम इसको और समझते हैं कि देखिए, एक सेल के अंदर, एक बैटरी के अंदर वो इलेक्ट्रॉन कैसे आगे बढ़ता है। तो सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ता है बिकॉज ऑफ केमिकल रिएक्शन।
केमिकल रिएक्शन कैसे होती है? तो आंसर है कि सेल में कुछ खास केमिकल डाले जाते हैं और जब हम उस केमिकल में दो एंड को जोड़ देते हैं तब क्या होता है उससे कि उससे जो केमिकल है वो उसमें एक रिएक्शन चालू हो जाती है। एक बैटरी के दो एंड को हमने जोड़ दिया तो उसमें एक रिएक्शन चालू हो जाती है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट हो जाता है। तो हमने क्या यहाँ पर देखा कि केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रॉन चल रहा है और एक क्या बन जाता है? इलेक्ट्रिक करंट। इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अच्छा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब हम एक बात और जानते हैं कि जब किसी भी सर्किट के अंदर कोई डिवाइस को काम करना है तो उसको करंट चाहिए, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये क्या हुआ? तो आंसर है केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन। कि बैटरी की केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई तो जो भी डिवाइस है अपना काम करता है। फैन रन करता है, टीवी ऑपरेट होकर चलती है तो हम इसको देखते हैं। इसी तरह से कई सारे डिवाइसेस हैं जो उस एनर्जी को इस्तेमाल करके काम करते हैं। नाउ अब हमें एक बात अच्छे से पता है, वो क्या है? तो आंसर कि जब किसी डिवाइस को काम करना है तो वो काम करते 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 कुछ देर बाद जाके वो हीट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि अब उस डिवाइस को काम करने के लिए जितनी एनर्जी की ज़रूरत है उतना वो यूज़ कर लेता है। जो बाकी एनर्जी बचती है वो उसको हीट की फॉर्म में डिसिपेट कर देता है। ठीक, कैसे करता है? तो देखिए, कोई भी डिवाइस को काम करने के लिए, किसी भी डिवाइस को काम करने के लिए एक हीट का फ्लो होना ज़रूरी होता है। ये हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे जब आप क्लास 11th में आएंगे। लेकिन हमारे पास अगर कोई फैन को हमें रन कराना है, हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिया, केमिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो फैन रन करता है। ठीक है, देखो कोई भी डिवाइस रहेगा उसका थोड़ा बहुत या ज़्यादा कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस ज़रूर होगा, क्योंकि उन्हीं को हम इसलिए लोड कहते हैं। और जब भी किसी डिवाइस का रेजिस्टेंस होता है तो वो करंट के फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करता है, रोकता है। ठीक है, क्या करता है रोककर? तो आंसर है करंट की जो मोशन की एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, उसको वो इस्तेमाल करता है एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल इलेक्ट्रिकल। ठीक, अच्छा, तो जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी थी उसको एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ किया गया कि केमिकल से इलेक्ट्रॉन मूव करता है, काइनेटिक, देन आखिरकार क्या मिलती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो जब वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इस्तेमाल करता है तो टोटल एनर्जी को वो यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है जिसकी वजह से कुछ हीट इन्वायरमेंट में डिसिपेट हो जाती है। ठीक, उसका काम क्या होता है? तो आंसर है ऑपरेट करना। उसका काम होता है घूमना, चलना, फिरना। इसकी वजह से वो थोड़ी बहुत एनर्जी को डिसिपेट करता है। अब हमारे पास दो अप्लायंसेस हैं। एक अप्लायंस ऐसा कि जिसको हम करंट तो देंगे लेकिन वो काम कुछ नहीं करेगा, वो केवल एक प्योर रेजिस्टेंस होगा, एक प्योर रेजिस्टेंस। जैसे एक वायर को हमने बस ऐसे गोल गोल घुमा दिया तो उसमें एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया। तो ऐसे में इसका काम कुछ नहीं होगा। अगर एक फैन लगा है तो फैन रोटेट करेगा, ये उसका काम होगा। ये जो रेजिस्टेंस हमने प्रोवाइड किया है, ठीक, इससे क्या इफेक्ट होता है? तो आंसर है कि अगर ये कुछ काम नहीं करेगा तो सेल की केमिकल एनर्जी का क्या होगा? वो केमिकल एनर्जी इसके अंदर एज इलेक्ट्रिकल भी नहीं गई क्योंकि इसने यूज ही नहीं किया। अब इसने उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज नहीं किया तो क्या किया? हम जानते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से कि एनर्जी को हम ना बना सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एनर्जी केवल ट्रांसफॉर्म हो सकती है, कन्वर्ट हो सकती है। तो केमिकल एनर्जी कहाँ गई? सो द आंसर इज वो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में नहीं आ पाई। ठीक है, मतलब आई लेकिन ये उस एनर्जी को यूज नहीं करा, तो कहाँ गई वो एनर्जी? तो वो एनर्जी को ये एज हीट डिसिपेट कर देता है। और जो फैन होता है वो थोड़ी बहुत एनर्जी को रोटेट करने में यूज करता है और थोड़ी बहुत एनर्जी को हीट में निकालता है।
तो फैन से जो हीट निकलेगी वो थोड़ी बहुत होगी, लेकिन ऐसा सर्किट, ऐसा डिवाइस जिसका काम कुछ नहीं कर सकता, वो ना घूम सकता है ना कुछ, तो उसमें कोई भी मैकेनिकल वर्क नहीं हो रहा है, तो क्या होगा? टोटल एनर्जी या मोस्ट ऑफ द एनर्जी हीट एनर्जी में डिसिपेट हो जाएगी। और जब एनर्जी हीट में निकलेगी, ये किस वजह से हुआ? तो आंसर इलेक्ट्रिक करंट की वजह से। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट होगा, जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी, उतनी ही एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा हीट में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि वो इतनी सारी एनर्जी को यूज़ ही नहीं करेगा, तो सारी एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। एंड दिस इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो क्या होता है, लिखते हैं इसको। Okay, the chemical energy of this cell is converted into electrical energy. ठीक, if this electrical energy further is not being used in effort of mechanical energy, उसको यूज नहीं किया जा रहा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी के एफर्ट में, then this electrical energy will get convert into heat energy, will get converted into heat energy, तो वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। एंड दिस इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नाउ द क्वेश्चन इज, हीट एनर्जी तो एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको मेजर कर सकते हैं, तो ये कितनी होती है? तो इसको हमें कैलकुलेट करने के लिए सोचना पड़ेगा एनर्जी के बारे में। कोई भी एनर्जी की कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं? सो द आंसर इज वर्क डन। और वर्क डन किसके इक्वल होता है? अभी हमने पढ़ा था P इंटू टी के। Now tell me what is P? So the answer is V into I into T. And energy को हम, हीट एनर्जी को हम H से डिनोट कर सकते हैं। So this is your Joule's law of heating, which can also be written as V के जगह पे हम लिख सकते हैं I into R, so I square RT। ये इनको बोलते हैं हम Joule's law of heating effect या Joule's law of heating, क्योंकि हीट एनर्जी को कैलकुलेट करने का तरीका, और ये एनर्जी है इसीलिए इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी? जूल। जूल, जूल के नाम पे, तो इसलिए कैपिटल में नोट की गई है जूल। सो दिस इज योर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके ओके, वन मोर थिंग, ये जो हम हीट एनर्जी की बात करते हैं किस पे डिपेंड करती है? सो वी कैन से इट डिपेंड्स, फर्स्ट थिंग इट डिपेंड द स्क्वायर ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। स्क्वायर ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, करंट कितनी ज्यादा फ्लो हो रही है उस पर डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा करंट होगी उतनी ज़्यादा हीट सर्किट में प्रोवाइड होगी। इट इज़ द मेन रीज़न, हम जितनी ज़्यादा करंट प्रोवाइड कर रहे हैं और वो करंट मैकेनिकल एनर्जी में यूज़ नहीं हो रही है, तो वो करंट उतनी ही ज़्यादा हीट प्रोवाइड करेगी। नेक्स्ट, रेजिस्टेंस, लोड, उसका रेजिस्टेंस कितना है उस पर भी डिपेंड करता है। इट इज़ योर सेकेंड थिंग। तीसरा, टाइम, हम कितने टाइम के लिए सर्किट में करंट को फ्लो कराते हैं। जितने टाइम के लिए सर्किट में करंट फ्लो कराएंगे उतनी ही ज़्यादा हीट और बनेगी। तो ये तीन इसके मेन रीज़न होते हैं हीट सर्किट में बनने के। एक, करंट कितनी ज़्यादा अमाउंट में आती है, रेजिस्टेंस, उसका लोड कितना ज़्यादा है। अगर ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा इसका मतलब कि ज़्यादा वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगा। रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा उतना मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्जन नहीं होगा। तो रेजिस्टेंस और कितने टाइम के लिए हम उसमें करंट प्रोवाइड कराते हैं।